कर्मवीर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव कंचनपुर में रहता था। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर्मवीर अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे लड़कों की तलाश में था। कर्मवीर की दोनों बेटियां जया और दुर्गा दोनों ही बहुत सुंदर और गुणवान लड़कियां थीं और उनका एक भाई वैभव था। तीनों बहन भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। इतने बड़े होने के बाद आज भी उन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े प्यार सब चलता था। और कल दोनों बहनों को देखने के लिए कोई आने वाले थे। वैभव की माँ। अरे ओ वैभव की माँ, ले सारा सामान पकड़ और किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। पता नहीं, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बेटियां पराया धन होती हैं पता था, लेकिन इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी ये नहीं पता था। ऐसा ही होता है, बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बस माँ बाप को पता नहीं चलता। बस भगवान करे कल जो रिश्ता आ रहा है वो बहुत अच्छे लोग हों और सारे काम ठीक ठाक से निपट जाएं। अगले दिन जया और दुर्गा को देखने के लिए जो फैमिली आ रही थी वो 2 भाई थे और वो भी ताऊ चाचा के, निखिल और नीरज। निखिल के माता पिता का निधन जब वो छोटा था तभी हो गया था। तब से उसके ताऊ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और दोनों बच्चों के बीच में किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वो 2 लड़कियां बहनों को ही अपनी बहू बनाए। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार ही था। अगले दिन सुबह सुबह ही वैभव अपनी बहनों के साथ मिलकर घर को चमकाने में लगा हुआ था और बीच बीच में अपनी बहनों को चिढ़ा भी रहा था। तुम दोनों के चले जाने के बाद पूरा घर कितना शांत हो जाएगा। फिर तो मैं अपने दोस्तों को भी घर बुला सकता हूँ। जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी के सर पर 2-2 तलवारें नहीं होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा से ज्यादा जरूरी तुम्हें लग रहा है कि हमारी शादी हो जानी चाहिए? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है, वरना तो तुम दोनों मुझे बैठने कहाँ देती हो। कभी कोई काम बताता है, कभी कोई काम बताता है। तुम दोनों के जाने के बाद कोई मुझे काम नहीं बताएगा। उन लोगों की आपस की नोकझोंक चल ही रही थी कि तभी वैभव की माँ दोनों लड़कियों को तैयार होने का बोलती हैं। लड़के वाले आ जाते हैं तो जलपान करने के बाद में आपस में देखने दिखाने की रस्म होती है। जया के लिए निखिल और दुर्गा के लिए नीरज का रिश्ता तय हो जाता है और 2-3 महीने बाद बड़ी धूमधाम से दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है। शादी के समय वैभव अपनी बहनों से गले लगकर बहुत रोता है। शादी के बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद निखिल नीरज भी अपने अपने काम में मशरूफ हो जाते हैं। निखिल अपने ताऊ से परमिशन लेने के बाद अपना एक रेडीमेड कपड़ों का काम शुरू करता है और नीरज अपने ऑफिस में ही जॉब करके खुश था। धीरे धीरे निखिल की मेहनत रंग लाती है और 4 साल के अंदर ही उसकी एक अच्छी दुकान बन जाती है। इसी बीच दोनों भाई निखिल एक बेटी का और नीरज एक बेटे का बाप बन जाता है। निखिल और जया कभी कभी बीच बीच में अपने ताऊ के घर आते रहते थे। सुनो नीरज, तुम भी क्यों नहीं निखिल जीजा जी की तरह कोई व्यापार कर लेते हो? देखो तो उनकी कितनी तरक्की हो गई है। इस बार जब वो लोग आए तो अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे। अब देखो, उन्होंने अपनी बेटी को अभी से ही सोने की चेन बाली और कंगन पहना रखे थे और एक हम लोग हैं, इस छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनसे चिढ़ गई हूँ या मुझे अमीर होना है, लेकिन हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। तुम अपनी बहन से कभी नहीं चिढ़ सकती, लेकिन दुर्गा मैं क्या करूं? हर किसी को हर किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। मुझे व्यापार की जरा भी नॉलेज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में मैं अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठूं। इसलिए जो है हमें अब उसी में ही सब्र करना होगा। और रही बेटे की पढ़ाई की तो तुम उसकी फिक्र मत करो, इतनी सेविंग है मेरे पास। राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें अपने घर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। जया वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के बाद उसके हाव भाव बदल गए। थोड़ा दिखावा उसके अंदर आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग बाग उसके अमीर होने की तारीफ करते हैं। हर साल दोनों बहनें साथ जाकर ही राखी बांधती थी। इस बारी पहली बार ऐसा होता है कि जया शहर से आ रही थी और दुर्गा अपने ससुराल से। राखी वाले दिन मायके में जया दुर्गा से पहले पहुंच जाती है। कर्मवीर अपनी बहन से राखी बंधवाने उनके गांव गया हुआ था। घर में वैभव और उसकी माँ थी। जया के आते ही वैभव और उसकी माँ खाने पीने का बहुत सारा सामान टेबल पर सजा देते हैं।
वैभव जया की बेटी कीर्ति को गोद में लेकर खिलाने लगता है। वैभव देख भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूं। मैंने सोचा मेरा एक ही तो भाई है, जब उसकी कलाई पर सोने की राखी बंधी होगी तो सब दोस्त पूछेंगे, और ये हमारे यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है। और वैभव, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू बेहिचक मुझे बोल देना। वैभव वैसे छोटा था, वो भी चकाचौंध को देखकर सोचता है कि जया से बनाकर रखनी चाहिए। छोटी कीर्ति ने टेबल पर रखे हुए सामान को थोड़ा बहुत फैला दिया। सब लोग दुर्गा का इंतजार करने लगे। दुर्गा बेचारी बस से आई थी, इसलिए पसीने से लथपथ वो घर के अंदर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। जैसे ही वो जया के गले लगने लगती है, जया बोलती है, अरे दुर्गा, पहले पसीना तो सुखा ले, गले तो हम बाद में भी लग लेंगे। और तू ऐसे पसीने में लथपथ क्यों आई है, और कितनी देर से आई है? नीरज से बोल देती तेरे लिए कैब कर देता। वैसे ही त्योहार के दिन कितनी भीड़ भाड़ होती है। जया को थोड़ा सा तो मन में लगता है, लेकिन फिर वो आराम से पंखे के नीचे सोफे पर बैठ जाती है तो देखती है कि टेबल पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और बिस्कुट रखे हैं। तभी उसकी माँ जल्दी से वहां से सारा सामान हटा लेती है और दुर्गा के लिए पानी और चाय लाकर टेबल पर रख देती है। जया को बड़ी हैरानी होती है कि माँ और कुछ भी सामान खाने का चाय के साथ नहीं देती। वो अपने बेटे को अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकालकर जब पकड़ाती है तो उसकी माँ कहती है, अरे रुक, मैं लेकर आती हूँ नमकीन बिस्किट। फिर दोनों बहनें अपने भाई वैभव का तिलक करती हैं। तब जया दुर्गा को दिखाती है कि वो वैभव के लिए सोने की राखी लेकर आई है, और वो छोटा है इसलिए उसके लिए एक पैंट शर्ट और सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई है। जया अपने रेशम के धागे को देखती है जो उसने मात्र 30 रुपए का खरीदा था। राखी बांधते हुए अब उसका मन भारी हो चुका था। वो वैभव और अपनी माँ की तरफ चोर नजरों से देखती है तो वो दोनों जया की लाई हुई राखी को ही देख रहे थे। वो चुपचाप वैभव को राखी बांधती है, तिलक लगाती है और आधा किलो मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में रख देती है। उसके बाद जया की बेटी कीर्ति दुर्गा के बेटे को चांदी की राखी बांधती है। दुर्गा कीर्ति को एक सुंदर सी फ्रॉक और 100 रुपए देती है, जिसे जया पलट कर कई बार देखती है। दुर्गा समझ चुकी थी कि जितने की वो राखी लेकर आई है उतने का फ्रॉक और 100 रुपए कम है। आज गरीबी से दुर्गा ने एक बात ये सीखी थी कि त्योहारों पर भी अमीरी और गरीबी के रंग चढ़ चुके हैं। कर्मवीर शाम को अपनी बहन के यहाँ से जब वापस आता है तो दोनों बेटियों को देखकर बड़ा खुश होता है। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उनकी माँ उनको विदाई का सामान देने आती है। जया, ये ले बेटा, ये साड़ी, कीर्ति के कपड़े, और तू तो वैसे भी इतनी महंगी राखी लेकर आई थी, ये 2000 रुपए शगुन के हैं। वहीं वो दुर्गा को एक साड़ी और 500 रुपए देती है। दुर्गा चुपचाप लेकर उसे अपने बैग में रख देती है और जया ये देखकर अपने आप को बड़ा ही बड़ा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अमीर होने से उसकी इज्जत बढ़ गई है। वहीं सोफे पर बैठे हुए कर्मवीर ने जब ये होते हुए देखा, उसने तभी अपनी पत्नी को रोक दिया। वैभव की माँ, जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जया को कुछ और शगुन और दुर्गा को कुछ और शगुन क्यों दिया? इसमें बताना क्या है, देखो तो जया कितना खर्चा कर कर आई है। सोने की राखी लेकर आई थी और सबसे महंगी वाली मिठाई। अब ये तो रीति रिवाज है, जितना जहां से मिलता है उतना ही देना भी होता है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम अपना शगुन टेबल पर रखो, और दुर्गा तुम भी। और वैभव की माँ, तू मेरी बातें ध्यान से सुन और वैभव को भी बुला ले। सब लोग आकर वहां बैठ जाते हैं। कर्मवीर गुस्से में बोलता है, जया, जब तुम अपने भाई के लिए राखी खरीद रही थी तो तुम किस भावना से राखी खरीद रही थी? क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि मैं सोने की राखी ले जाकर वहां पर अपनी अमीरी के रंग दिखाऊंगी? सबसे पहले मिठाई लाकर तुम क्या जताना चाह रही थी कि आज से पहले हम लोगों ने कभी मिठाई नहीं खाई? तुम दुर्गा को नीचा दिखा रही हो किस लिए? क्या वो तुमसे तुम्हारे घर कुछ मांगने गई है आज तक? क्या तुमने कभी उसके ऊपर कोई एहसान किया है? नहीं ना। और तुम वैभव की माँ, तुमने सिर्फ ये देखा कि वो ज्यादा सामान लेकर आई है तो उसे ज्यादा शगुन, और जो कम लाई है उसे कम शगुन। मतलब राखी का त्योहार कोई त्योहार ही नहीं है, और तुम एक माँ होकर त्योहार पर अपनी बेटियों के साथ भेदभाव कर रही हो ताकि इस त्योहार के बाद ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं। इनके बच्चे भी आगे एक दूसरे को पसंद ना करें। रिश्तों में ऐसे बीज मत बो
जिन्हें काटना मुश्किल हो जाए। और मैं तुम दोनों बहनों से पूछता हूँ, तुम दोनों अपने भाई को राखी किस उद्देश्य के लिए बांधने आई हो? पापा, वैभव मेरा इकलौता भाई है और मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाने आई थी। कल से जो कुछ मैं देख रही थी मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। जया के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे तब एहसास होता है कि हाँ, उससे गलती हो गई है। जया बेटा, बुरा नहीं मानना। हमें बहुत खुशी है कि तुम लोग मेहनत करके बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन बड़ा वही होता है जो सामने वाले को कभी छोटा महसूस ना कराए। बहन भाइयों का प्यार कभी भी कम नहीं होता, और उसे समान बनाना बाद में बहन भाइयों का ही काम होता है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन दुर्गा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। फिर सब लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद वैभव की माँ दोनों बेटियों को सामान और शगुन के साथ खुशी खुशी विदा करती हैं और राखी का त्योहार अमीर गरीब की भावना में बहने से बच जाता है। कमला चंदन नगर में एक ऐसी ही अकेली औरत थी जो कि अपने घर का अकेले ही पालन पोषण करती थी। उसके घर में उसके 2 बच्चे, सास ससुर और एक निकम्मा पति था जो कि सारा दिन बस घर पर पड़े पड़े सोता रहता था। कमला चूड़ी बेचने का काम करती थी। देर रात तक वो चूड़ी बनाती थी और फिर दिन में उन्हें बेचने घर घर जाती थी। चूड़ी बेचकर उसे जो पैसे मिलते उनसे वो घर चलाती थी। उसका पति चुन्नीलाल कोई काम नहीं करता था और वो कहीं काम करने भी जाता तो बहुत जल्दी वो उस काम को छोड़ देता था। कमला उसकी आदत से बहुत परेशान रहती थी। एक बार की बात है, कमला और उसके पति चुन्नीलाल में कहासुनी हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा पति मिला मुझे जो बिल्कुल ही निकम्मा निकला। क्या तूने मुझे निकम्मा कहा? तेरी इतनी हिम्मत! तुझे बताता हूँ अभी मैं। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने तो तुम्हें इतनी मिर्ची लगी? चुप कर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगे? नहीं डरती मैं तुमसे। कोई काम तो करते नहीं हो और दिन भर सोते रहते हो। कमला की बातें सुनकर चुन्नीलाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कमला को एक थप्पड़ मार देता है। कमला जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं और अपनी माँ को उठाते हैं और कहते हैं, उठ माँ उठ, तू क्यों पिताजी को बड़ा बुरा कहती है? हाँ माँ, तू बेकार ही पिताजी को समझाती है, ये नहीं समझने वाले। और फिर वो दोनों अपनी माँ को समझाने लगते हैं। चुन्नी ये सब देख रहा था। वो कहता है, ये देखो माँ के चमचो, चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो मुझे। फिर कमला और उसके दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन, कमला कहाँ है? कुछ खाने के लिए दे, बहुत भूख लगी है। लेकिन बहुत देर तक कमला नहीं आती। कमला की सास उसे सारे घर में ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। अरे ये कहाँ चली गई सुबह सुबह? बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए सारे? कमला की सास अपने पति से कहती है, सुनो जी, ये कमला ना जाने कहाँ चली गई और बच्चे भी नहीं दिख रहे, जरा देख कर आओ बाहर कहाँ हैं सारे। फिर कमला का ससुर रात वाली बात बताता है कि कमला और चुन्नी में कहासुनी हो गई थी और चुन्नी ने कमला को मारा भी। सास सोचती है कि कहीं ये सब होने के बाद कमला घर छोड़कर तो नहीं चली गई। वो अपने पति से कहती है, इतना सब कुछ हुआ और तुमने कुछ नहीं किया? मैं क्या करता, पति पत्नी के बीच का झगड़ा था, इसलिए बोल नहीं पाया। फिर कमला की सास अपने बेटे के पास जाती है और उसे जोर से उठाती है। उठ आलसी कहीं के, सारा दिन बस सोता ही रहता है, क्या किया तूने कमला के साथ? माँ के बहुत उठाने पर भी चुन्नी नहीं उठता। फिर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक लोटा पानी भरकर चुन्नी के सर पर डाल देती है। चुन्नी तुरंत उठ खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे माँ, तूने ये क्या किया? पानी क्यों डाल दिया मेरे ऊपर? क्यों रे, क्या किया तूने कमला के साथ रात को? कुछ भी तो नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मतलब? गई होगी अपनी चूड़ी का टोकरा लेकर उन्हें बेचने, आ जाएगी अभी। तू जा और मेरे लिए कुछ खाना बना दे। निकम्मा कहीं का, किसी काम का नहीं। शाम हो जाती है। कमला अभी तक नहीं आई, ना ही बच्चे। अब तो सबको चिंता होने लगी थी कि कहीं कमला सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई। फिर कुछ देर बाद कमला और दोनों बच्चे आ जाते हैं। अरे बहू,
कहाँ चली गई थी सुबह से? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ माँ, वो आज जल्दी ही निकल गई थी चूड़ी बेचने। ऐसा कहते हुए कमला उदास मन से अंदर चली जाती है और बच्चे भी। रात हो जाती है। बच्चे और कमला चूड़ी बनाने में लग जाते हैं। कमला की बेटी कहती है, मामा कल से मैं भी चूड़ियां बेचने जाऊंगी, तुम मेरे लिए भी एक टोकरे में चूड़ी रख देना। नहीं मेरी बच्ची, तू तो अभी छोटी है, ये तो तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। पर माँ, मैं तो स्कूल नहीं जाती। हाँ बेटी, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज पाती, क्या करूं? चूड़ियां बेचकर जो पैसा मिलता है वो तो घर के खर्च में ही निकल जाता है। हाँ माँ, इसीलिए तो कह रही हूं कि मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। नहीं मेरी बच्ची। और इतना कहकर वो बेटी को गले से लगा लेती है और कुछ देर बाद वो सब सो जाते हैं। आधी रात के समय जब सब सो रहे थे तभी एक साया कमला की तरफ बढ़ता है और उसके बिस्तर के नीचे रखे पैसे चुरा लेता है जो कि उसने आज कमाए थे। अगली सुबह कमला उठती है। वो देखती है कि उसकी बेटी तो वहां पर नहीं है और चूड़ी का टोकरा भी नहीं है। कमला समझ गई थी कि उसकी बेटी चूड़ी बेचने चली गई होगी। कुछ देर में उसे याद आता है कि उसने कल के पैसे तो बिस्तर के नीचे ही रखे थे। वो उन पैसों को ढूंढने लगती है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। वो सारे घर में देखती है पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। कमला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ कमला, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? माँ जी, कल रात को जो पैसे कमा कर लाई थी वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने तो यहीं रखे थे। उसकी सास कहती है, अरे बेटी, तू कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, तू रो मत, कहीं चुन्नी ने तो नहीं चुरा लिए फिर से? पता नहीं माँ, मैं तो रात को सो रही थी, अगर ले भी लिए हो तो मुझे नहीं पता। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी वहां आ जाती है। वो बहुत खुश लग रही थी। वो भागकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मामा ये देखो, पूरा टोकरा खाली है, सारी चूड़ियां बिक गईं, ये लो पैसे। कमला अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, जिस उम्र में तुझे स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में तुझे ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं माँ, तू ऐसा मत सोच, अब मैं रोज चूड़ियां बेचने जाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। तू देखना माँ, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तभी चुन्नी वहां आ जाता है और कमला के हाथ से पैसे छीन लेता है। इतने में कमला की सास पीछे से आती है और एक डंडा मारती है अपने बेटे को। डंडा लगने से सारे पैसे उसके हाथ से गिर जाते हैं और कमला सारे पैसे उठा लेती है। नालायक, चल इधर ला पैसे, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया तेरा रोज का नाटक। ये क्या माँ, अपने बेटे को मार रही है? कैसी माँ है तू? हाँ ऐसी ही हूं मैं, चल निकल मेरे घर से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। अरे नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कर रही हो, माफ कर दो इन्हें। कुछ सीख मेरी बहू से, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे माफ करने के लिए कह रही है, दूर हो जा मेरी नजरों से। चुन्नी वहां से चला जाता है। दोनों बच्चे अपनी दादी के गले लग जाते हैं और कमला भी अपनी सास को गले लगाकर रोने लगती है। फिक्र मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो सब मिलकर चूड़ियां बनाते थे और उन्हें बेचते थे। कुछ दिनों में उनका काम चल निकला। उनकी सुंदर सुंदर चूड़ियां दूर दूर तक मशहूर हो गईं और उनकी गरीबी भी दूर होने लगी थी। दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे लेकिन चुन्नी अभी तक नहीं सुधरा था। एक दिन की बात है, चुन्नी बहुत बीमार हो जाता है। उसके इलाज में बहुत पैसे लग रहे थे। आप चुन्नी लाल का बचना बहुत मुश्किल है। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ तो कीजिए। हाँ, मैंने एकदम सच कहा है। अगर चुन्नी लाल ने दोबारा नशा किया तो इसका बचना बहुत मुश्किल होगा। वैद्य जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी नशा नहीं करूंगा, बस आप एक बार मुझे बचा लो। वैद्य ने दवाइयां दी और पूरे घर वालों ने उसकी सेवा की, उसका इलाज कराया। धीरे धीरे चुन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहा था गलत कर रहा था। वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से माफी मांगता है। कमला, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और फिर तुम देखना, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। सब लोग उसे माफ कर देते हैं। कुछ दिनों में चुन्नीलाल ठीक हो जाता है और अब वो भी कमला के काम में उसकी मदद करने लगता है। चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो, बढ़िया वाली चूड़ी, लाल हरी चूड़ियां ले लो।
चुन्नीलाल अब कमला के साथ मिलकर पहले चूड़ियां बनवाता और फिर उनको बेचने भी जाता था। अब उनकी चूड़ियां बहुत ही मशहूर हो गई थीं और लोग उनकी चूड़ियां दूर दूर से लेने आते थे। उन्होंने गांव के बाकी जरूरतमंद लोगों को भी काम देना शुरू कर दिया और चुन्नीलाल अब सेठ चुन्नीलाल बन गया था। उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। इस तरह कमला की मेहनत रंग लाई।